नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं आजकल हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसको पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। और इस टॉपिक के अंतर्गत कल हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारे देश में कम्युनल अवार्ड आता है, किस तरह से हमारे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, किस तरह हमारे देश में 1937 के चुनाव होते हैं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किस तरह से पाकिस्तान की मांग की जाती है। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा था। अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। आप बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं और वो टॉपिक है आपका क्रिप्स मिशन। वो टॉपिक है आपका बेटा क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन का क्या टॉपिक है सुनिएगा, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। क्रिप्स मिशन की कहानी क्या है, मैं दोबारा से फिर से आपको याद दिलवा दूं। ये सारे टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हर एग्ज़ाम में आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ग्रुप पे या जो मुझे पर्सनली इन सब के नोट्स बना करके भेजते हैं। जो भेज रहे हैं वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो नहीं भेज रहे हैं आप लोग भी प्लीज़ इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से अपने याद कीजिए, और ज़रूरत हो तो मुझे भी भेजिए, मैं भी चेक कर लूँगा। चलिए आइए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते। क्रिप्स मिशन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मई 1940 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया। मई 1940 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया और कंजरवेटिव पार्टी की सरकार बनी। कंजरवेटिव पार्टी की सरकार बनी और यहाँ जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम था चर्चिल। यहाँ जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम था चर्चिल। बहुत ही ईजी है बेटा, आप हर बात को बस कायदे से सुनिएगा और पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हमें ना मज़ा नहीं आ रही, हमें मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो चले अगला करें या इधर उधर देखें, तो ऐसे ही आप वीडियो ढूंढते रहेंगे। आप पेशेंस के साथ देखिए और इस पे नोट्स बनाइए। सुनिए, मई 1940 में होता क्या है, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ जैसे हमारे देश में 2014 में हुआ था, और उसमें कंजरवेटिव पार्टी की सरकार बनी और चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और चर्चिल के साथ साथ एमरी जो हैं वो वहाँ भारत मंत्री बने। ये थे प्रधानमंत्री और ये थे बेटा भारत मंत्री मतलब इंडियन सेक्रेटरी। ये वहाँ के बेटा भारत मंत्री थे। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए कंजरवेटिव पार्टी की सरकार बनती है, चर्चिल प्रधानमंत्री बनते और एमरी जो है वो भारत मंत्री बनते हैं। अब ये चर्चिल को हमें ज़रा समझना है। ये जो चर्चिल था बड़ा बेकार आदमी था, हैं? चर्चिल जो है कह सकते शैतान आदमी था चर्चिल। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं? क्योंकि एक तो ये साम्राज्यवादी नेता था। साम्राज्यवादी नेता मतलब ऐसा नेता जिसका उद्देश्य रहता हो अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे चाइना है, हमेशा साम्राज्यवादी नीति को अपनाएगा, फॉलो करेगा। कभी हमारे देश में कहेगा कि ये जो है सिक्किम हमारा है, कभी कहेगा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और कभी जो है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताता है। तो वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करता है। हम क्या हैं, हम कभी साम्राज्यवादी नीति को फॉलो नहीं करते। जो है
वो जो भगवान ने दिया है वो हमारा है। जैसे कश्मीर पूरा हमारा है, पहले से हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम ये नहीं कि लाहौर पे कब्जा कर लें, हम ये नहीं कि बीजिंग पे कब्जा कर लें, हम कभी साम्राज्यवाद को फॉलो नहीं करते। भारत की नीति है कि अपने क्षेत्र में खुश रहो बस, विश्व शांति रहे बस। लेकिन चाइना साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करता है और चर्चिल भी उन्हीं में से एक था। चर्चिल क्या करता था? साम्राज्यवादी नीति को ही फॉलो करता था और एक बड़ा गंदा सा स्टेटमेंट इसने दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था इसने कहा था कि यह ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करेगा जिसके समय में, आप देखिएगा, जिसके समय में भारत की आज़ादी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई हो। दोबारा से देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब चर्चिल साम्राज्यवादी नेता तो था ही था, भारत के प्रति इसके क्या विचार थे कि यह ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करेगा जिसके समय में भारत की आज़ादी की प्रक्रिया, भारत आज़ाद हुआ हो ये तो बहुत दूर की बात है, जिसके समय में आज़ादी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई हो, आज़ादी प्रक्रिया प्रारंभ हुई हो। इतना मतलब इस लेवल का ये नेता था चर्चिल। अच्छा, और ये हमेशा चाहता था कि भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा रहे, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसके समय में जो है वो क्या हो, भारत की आज़ादी की प्रक्रिया प्रारंभ हो। कोई बात नहीं, चलिए ये सब चर्चिल का परिचय हो गया। अब आप सब बालक जानते हैं कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में पूरी दुनिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध से जो है वो जूझ रही थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मित्र राष्ट्र थे यानी चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये दुनिया के अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, बेटा इन लोगों ने 14 अगस्त 1941 को एक घोषणा की। सुनिएगा, 14 अगस्त 1941 को, 14 अगस्त 1941 को किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने एक घोषणा की। इस घोषणा को हम लोग अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इस घोषणा को क्या कहते हैं बेटा? अटलांटिक चार्टर। इस घोषणा में था क्या? 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक घोषणा की जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इस घोषणा में ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूरी दुनिया के जितने देश हैं वो आज़ादी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं और उस देश की जनता आत्मनिर्णय का अधिकार रखती है, ये अधिकार रखती है। ये है आपका अटलांटिक चार्टर, जिसमें ये कहा गया कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दुनिया के सभी देश आज़ादी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं तथा आत्मनिर्णय का भी अधिकार रखते हैं। आत्मनिर्णय मतलब उस देश की जनता जो निर्णय लेगी, उसको लगता है कि हमें अंग्रेज़ों के साथ ही रहना है, उसको लगता है हमें आज़ाद होना है, उसको लगता है हमारे देश में लोकतंत्र आना चाहिए, उसको लगता है हमारे देश में स्वशासन आना चाहिए। तो ये सब निर्णय इस अटलांटिक चार्टर में ऐसी घोषणा की। लेकिन चर्चिल क्या बोला? चर्चिल ने अमेरिका के साथ ही घोषणा कर दी थी, लेकिन चर्चिल ने बाद में ये कहा
कि भारत को अटलांटिक चार्टर से बाहर रखा गया है। भारत को इससे बाहर रखा गया है। ये आपको सुन के ही बुरा लगा होगा। जब आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हमारी अपनी सरकार है, भारत एक शक्तिशाली देश है, तब भी आज आपको सुन के बुरा लगा होगा। तो सोचिए उस समय, जिस समय जब ये काम हुआ होगा, तब भारत के लोगों को कितना बुरा लगा होगा। अटलांटिक चार्टर बहुत ही अच्छी सी एक टॉपिक है, सुनिएगा इसके अंतर्गत क्या है। अटलांटिक चार्टर पहली चीज 14 अगस्त 1941 को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों ने मिल करके रिलीज किया, मिल करके जारी किया, जिसमें ये व्यवस्था थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सभी देश स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, दुनिया के सभी देश आज़ादी का अधिकार रखते हैं और वहाँ की जनता आत्मनिर्णय का अधिकार रखती है। वो जैसा निर्णय करेगी वैसा हमें मंजूर होगा। ऐसे इसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। लेकिन चर्चिल जो ये वाली बात बोलता था, जो बेहद मक्कार व्यक्ति था, उसने घोषणा कर दी कि भैया एक बात आप जान लो कि भारत पर अटलांटिक चार्टर लागू नहीं होगा। ये जो अटलांटिक चार्टर है वो भारत पर लागू नहीं होगा। और इसी से आप उसकी सोच देखिएगा, इस स्टेटमेंट से और अटलांटिक चार्टर से आप उसकी सोच देखिएगा कि वो चाहता था कि उसके समय में वाकई भारत आज़ाद न हो और ना ही भारत की आज़ादी की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो इस तरह से हमने अभी क्रिप्स मिशन में पहले ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसको देखा और फिर उसके बाद अटलांटिक चार्टर को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, बहुत ही इजी सा एक टॉपिक, ठीक है। इसके कारणों पे हम डिस्कशन करते हैं। क्रिप्स मिशन के क्या कारण रहे, क्या इशू रहे। तो इसके कारणों में सबसे पहले आप ये समझिएगा कि दिसंबर 1941 में, यानी दिसंबर 1941 में जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और इसने ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों की हालत खराब कर दी। भाई साहब, इसने ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्रों की हालत खराब कर दी। इसने बेटा उत्तर पूर्वी एशिया में, इसने पूर्वी एशिया में क्या किया बेटा, इसने फिलीपींस के बाद मलाया, सिंगापुर, म्यांमार, उस समय का बर्मा, इन क्षेत्रों पे इसने कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया और ये भी कन्फर्म था कि ये भारत पर कब्जा कर लेगा। जिससे पहले जापान भारत पर कब्जा करे, उससे पहले भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करना, भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक है। समर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब भारत की जनता का समर्थन मिल जाएगा तो हमें एक अच्छी सेना मिल जाएगी जापान से लड़ने के लिए, और कंफर्म हो जाएगा कि जापान यदि भारत पर आक्रमण करता है तो भारतीय जापान से अंग्रेज़ों के लिए लड़ेंगे। पहली चीज़, दिसंबर, इसके कारण पढ़ रहे हैं हम क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, तो दिसंबर 1941 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है और ये फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और आगे बढ़ता ही आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में इसके युद्धपोत घूमते हुए नजर आते थे जापान के, हर समय घूमते रहते थे, वो किसी भी अंग्रेजी क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे।
अच्छा, और इसलिए भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उन्हें पूर्वी एशिया में सेना चाहिए थी। वो कहाँ से मिलेगी? भारत से। और दूसरा, यदि जापान भारत पर आक्रमण कर देता है तो भारत की जनता, भारत की सेना जापान का सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग करे। इसीलिए जो है वो इसीलिए भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस क्रिप्स मिशन को भेजा गया। एक कारण तो ये हो गया। दूसरी चीज़ थी, कांग्रेस ने ऐसी मांग रख दी थी अंग्रेज सरकार के सामने। कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार के सामने मांग रखी थी कि भैया आप ये जान लो, जब तक आप आज़ादी या पूर्ण स्वराज्य, जब तक आप आज़ादी या पूर्ण स्वराज्य पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की बड़ी खतरनाक कंडीशन थी। इसमें क्या कहा कांग्रेस ने? ये कहा कि जब तक आप हमारी आज़ादी की, हमारी पूर्ण स्वराज्य की, हमारी पूर्ण स्वतंत्रता पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम आपका कोई सहयोग इस विश्व युद्ध में नहीं कर सकते। प्रथम विश्व युद्ध में ही ऐसा हो चुका है कि आपने कहा था कि यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो युद्ध के बाद भारत में लोकतांत्रिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपने क्या किया था? आपने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के स्थान पर आपने हमें जो है रूलेट एक्ट दिया, आपने हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना दी, आपने हमारे देश में खिलाफत मूवमेंट को कुचल दिया। इसलिए हमें आप पे अब कोई भरोसा नहीं है। पहले आज़ादी पे बात करो, पहले पूर्ण स्वराज्य पे बात करो, उसके बाद हम आपकी कोई सहायता कर पाएंगे। जब तक आप आज़ादी पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप पूर्ण स्वराज्य पे बात नहीं करेंगे, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो बेटा, पहला कारण तो फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर क्षेत्रों पर जापान के द्वारा कब्जा कर लिया जाना। दूसरा, भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए। तीसरा, कांग्रेस ने ऐसी कंडीशन रखी थी कि आज़ादी या पूर्ण स्वराज्य पर जब तक बात नहीं होगी तब तक हम कोई सहायता नहीं करेंगे। अगला एक और कारण, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, हम इन कारणों पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक सबसे बेहतरीन कारण ये था कि जो मित्र राष्ट्र थे उनमें एक था आपका जापान, मेन जो थे, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। अच्छा, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और चीन का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था कियांग काई शेक। रूजवेल्ट और कियांग काई शेक, इन दोनों ने मिलकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला, प्रेशर क्रिएट किया कि चर्चिल, तुम्हें भारत के लोगों की बात सुननी चाहिए। ऐसा ना हो भारत के लोग जो हैं वो जापान को अपना समर्थन दे दें। इसलिए चर्चिल, हम ये चाहते हैं कि तुम भारत के लोगों की बात सुनो। अच्छा, इन सब कारणों के चलते एक बीच में घटना हो जाती है, और वो घटना कब होती है बेटा? 8 मार्च 1942 को। 8 मार्च 1942 को ये जो है जापान जो है वो रंगून पर कब्जा कर लेता है। बर्मा की राजधानी थी रंगून। 8 मार्च 1942 को ये जो जापान है वो रंगून पर कब्जा कर लेता है। और जब ये रंगून पे कब्जा कर लेता है, यानी हमारे भारत की सीमाओं तक पहुंच जाता है, तब ब्रिटेन सरकार को और लगा कि यार अब गड़बड़ हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च
1942 को ये घोषणा की कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध है, भारत में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उन पॉलिटिकल क्राइसिस, उन राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक सदस्यीय आयोग भारत जाएगा और इसके अध्यक्ष होंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसीलिए इस मिशन को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। बहुत ईजी है। हम लोग क्रिप्स मिशन में कारण पे डिस्कशन कर रहे थे, तो बेटा पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग कारण दिसंबर 1941 में जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान शामिल ही नहीं हुआ, इसके साथ साथ इसने फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और डर ये भी था कि ऐसा न हो ये भारत पर आक्रमण करके भारत पर भी कब्जा कर ले। अच्छा, दूसरा, भारत की जनता का समर्थन प्राप्त करना अंग्रेज सरकार की उस समय मजबूरी बन गई थी। उसकी जो है वो एक कह सकते हैं आप, उसकी अति आवश्यकता थी आज़ादी। और इधर तीसरा कारण, कांग्रेस ने ऐसी शर्त रख दी कि जब चर्चिल ये कह रहा है कि चर्चिल जब ये कह रहा है कि वो ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करेगा जिसके समय में भारत आज़ाद हुआ हो, तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप आज़ादी पर बात नहीं करेंगे, जब तक हमारी पूर्ण स्वतंत्रता पर बात नहीं करेंगे, तो हम भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और चीन के जो राष्ट्रपति थे चियांग काई शेक, चियांग है, कियांग नहीं है, चियांग काई शेक और जो है रूजवेल्ट ने चर्चिल पर दबाव डाला, प्रेशर डाला कि भैया ऐसा है, आप भारत के लोगों की बात सुनो, ऐसा न हो कि भारत के लोग जो हैं वो जापान को अपना समर्थन दे दें, हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इधर जापान एक बड़ा काम और कर देता है, वो क्या करता है, 8 मार्च 1942 को जापान रंगून पे कब्जा कर लेता है, बर्मा की राजधानी रंगून पे कब्जा कर लेता है। अब अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हुई और इसी के साथ जो चर्चिल था उसने 11 मार्च 1942 को घोषणा की कि ऐसा भैया, भारत के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, भारत के जो राजनीतिक गतिरोध हैं, उन गतिरोध में चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे आपका जो है कांग्रेस की बात हो, चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे जापान को समर्थन देने की बात हो, इन सब पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए मैं एक आयोग जो है वो भेजने के लिए तैयार हूँ। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, क्रिप्स मिशन। फाइनली भारत में जो चल रहा था, भारत में अंग्रेज सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि चर्चिल ने कह दिया था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगा जिसके समय में भारत की आज़ादी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई हो। एक तरफ ये सोच थी, दूसरी तरफ ये सोच थी कि जब तक आप हमसे हमारी आज़ादी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमसे हमारे पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी युद्ध में कोई सहायता नहीं करेंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी तरफ जापान चला आ रहा है दौड़ते हुए। तो ये सब पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सब राजनीतिक जो गतिरोध है, इनको समाप्त करने के लिए बेटा कितने मार्च, 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो भारत पहुँचे। क्रिप्स जो हैं वो लेबर पार्टी के नेता थे, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1942 को ये क्रिप्स मिशन भारत आया।
अब साहब ये भारत के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, और भारत के नेताओं में कौन कौन इनसे मिलते हैं, तो सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस से कौन कौन मिले, तो कांग्रेस से इनसे मिले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, और इनके असिस्टेंट बन के गए थे जवाहरलाल नेहरू। इनके असिस्टेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, दूसरी बड़ी पार्टी, और वो तो आप जान ही रहे, मुस्लिम लीग। और इनका तो मुस्लिम लीग का तो दिमाग इतना ख़राब हो गया था 1937 का चुनाव हारने के बाद। 1937 का चुनाव ये लोग हारे, और उसके बाद इनके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकलती थी, ये दिल मांगे आज़ादी और लड़ के लेंगे आज़ादी। बस इसके अलावा कुछ नहीं, इनको कुछ चाहिए ही नहीं है। हालांकि हम आगे क्या टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा था 1937 के बाद जितने प्लान आए, इन्होंने सारे प्लान फेल कर दिए। बस इनको क्या चाहिए, आज़ादी। इनको क्या दिख रही है, मुस्लिम लीग। ये मतलब ज़बरदस्ती ये कहने का प्रयास करते थे, ये ज़बरदस्ती ये जताने का, ये बताने का प्रयास करते थे कि भारत में यदि मुस्लिमों का हितैषी कोई है, यदि भारत में कोई मुस्लिमों का हितैषी है, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करने वाला है, मुस्लिमों का मसीहा है, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है। ऐसा जताने की ये कोशिश कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो गए थे वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद जो है तीसरी पार्टी, और वो है हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा से तो एक ही व्यक्ति था जो अक्सर बवाल करता रहता था, और हिंदू महासभा से कौन गए थे, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं वो हिंदू महासभा से शामिल हुए थे। सिखों के प्रतिनिधि कौन थे, बेटा ये याद रखना प्लीज़, इसको लिख लेना। सिखों के प्रतिनिधि कौन थे, तो वो थे बलदेव सिंह और सरदार उज्ज्वल सिंह। आप उज्ज्वल सिंह का नाम भी नोट कर सकते, उज्ज्वल सिंह, सरदार उज्ज्वल सिंह और जो है बलदेव सिंह। इसके साथ साथ उदारवादी नेताओं से कौन कौन शामिल हुए थे, तो उदारवादी नेताओं से उदारवादी नेताओं से जो नेता शामिल हुए थे वो थे तेज बहादुर सप्रू। ये इनसे मिले थे। एक और बच गया हमारे देश में, वो है दलित समुदाय से कौन शामिल हुए थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर शामिल हुए थे दलितों की तरफ से। एक बार फिर से देख लेते हैं, और क्या देख लेते, कुछ नहीं देख लेते, बहुत इजी सा पॉइंट है कि साहब जो है वो जापान जो है वो 8 मार्च 1942 को जापान रंगून पे कब्जा कर लेता है। अब चर्चिल को ये लगता है कि नहीं भाई, जब ये जापान रंगून तक पहुंच सकता है तो ये दिल्ली तक भी पहुंच सकता है। बस उसने 11 मार्च 1942 को घोषणा की कि एक आयोग दिल्ली आ रहा है और जितनी भारतीयों की समस्याएं सबको सॉल्व कर देगा। अच्छा, उसी को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू महासभा से थे विनायक दामोदर सावरकर। सिखों के थे बलदेव सिंह और सरदार उज्ज्वल सिंह। उदारवादी नेताओं में थे तेज बहादुर सप्रू और दलितों के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने लोग इससे जो है मिले। अच्छा, अब सुनिए इसने रिपोर्ट दी। 23 मार्च को ये आया है, डिस्कशन किया और 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देखिएगा कितनी खतरनाक दी, रिपोर्ट दी या रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में ये कहा इसने,
रिपोर्ट में इसने ये कहा कि भैया सबसे पहले आप जान लीजिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा युद्ध के बाद। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हमने सुन लिया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़, भारत में संविधान के निर्माण के लिए, भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन बेटा एक बड़ी बात कही इसने पहली बार कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इन भारतीयों में कौन कौन होगा? तो बेटा एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, और दूसरे मनोनीत। मनोनीत का मतलब बेटा नॉमिनेटेड, मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड और निर्वाचित का मतलब इलेक्टेड। निर्वाचित कहाँ से होंगे? तो ब्रिटिश इंडिया से, यानी ब्रिटेन सरकार का जहाँ जहाँ कब्जा है वहाँ से सदस्यों का इलेक्शन होगा, वहाँ से सदस्यों का चुनाव होगा। और जो हमारे देश में देसी रियासत हैं, मतलब जो राजा महाराजाएं हैं, वो राजा महाराजा अपने सदस्यों को मनोनीत करके भेजेंगे। जैसे हैदराबाद के राजा हैं, जम्मू कश्मीर के राजा हैं, अलवर के राजा हैं, ये सब राजा अपने सदस्यों को नॉमिनेट करके भेजेंगे। हो सकता है अपने बेटे को भेज दें, लेकिन ब्रिटिश इंडिया जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा है, जो 11 राज्यों पे अंग्रेज़ों का कब्जा है, वहाँ से सदस्य क्या होके आएंगे बेटा? निर्वाचित होकर के आएंगे, इलेक्टेड होकर के आएंगे। वेरी गुड। तीसरी रिपोर्ट इसने क्या दी? खतरनाक बात बोली कि जो देसी रियासत हैं उनको ये अधिकार होगा, जो ये देसी रियासत हैं, जो ये देसी रियासत हैं, उनको ये अधिकार होगा कि वो इस संविधान सभा में सम्मिलित हों या न हों, सम्मिलित हों या न हों। जो देसी रियासत हैं वो इस संविधान सभा में सम्मिलित हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। और इसने एक बड़ी बात कही, क्या बड़ी बात कही? कि जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, वाइसराय की परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। किसको छोड़ के? वाइसराय को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। ऐसी भी इसने घोषणा की कि सभी सदस्य भारतीय होंगे। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट दी, क्रिप्स मिशन ने, जिसमें इसने कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। बस पहली चीज़ तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक बात ये बताओ क्रिप्स भैया, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा, हर बात युद्ध के बाद, हर बात युद्ध के बाद, क्यों युद्ध के बाद भाई? आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने क्या कहा था कि हम इस युद्ध के बाद भारत को जो है लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, और तुम रोलेट एक्ट लेके चले आए थे। तो यहाँ भी आप युद्ध के बाद क्यों लगा रहे हैं? पहली चीज़ तो हम तो ये बात पसंद नहीं आई कि युद्ध के बाद जो करना अभी करिए ना, एट ए टाइम करिए ना। पहली चीज़ ये, पहली मांग आपकी कैंसिल। अच्छा, दूसरी मांग, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वेरी गुड, हम भी चाहते हैं हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, और हम लोग जो है बढ़िया संविधान बना अपने देश को चलाने के लिए। लेकिन भारतीय सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मनोनीत सदस्य वाला फंडा हमारी समझ में नहीं आ रहा।
क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि राजा महाराजा जब खुद मनोनीत करके भेजेंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र बचा कहाँ? लोकतंत्र का मतलब होता है निर्वाचन। ये देसी रियासत वाले राजा जो हैं वो अपना सदस्य मनोनीत करके नहीं भेजेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ना देसी रियासत सम्मिलित हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब आप ये जान लो, आप ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि जितने राजा हैं वो अपने आप को अलग कर लेंगे कि हम संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे, और जब वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे, वो अलग हो गए, तो भारत संघ कैसे बनेगा, इंडियन यूनियन कैसे बनेगी? ये भी आपकी बात हमें बहुत गलत लगी और हमें इसलिए ये चाहिए ही नहीं। खत्म, तुम बेटा वापस जाओ। यानी क्रिप्स मिशन को कैंसिल कर दिया गया। अब साहब क्रिप्स मिशन को कैंसिल कर दिया गया, स्टेटमेंट आया अपने सबसे बड़े भाई का। बड़े भाई मतलब गांधी जी, सबसे पहले इनका स्टेटमेंट आया और इन्होंने ये कहा कि देखो क्रिप्स भैया, आप हर बात ये कह रहे हैं युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। युद्ध के बाद का मतलब आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक होता है कि मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का चेक देता हूं, लेकिन उस चेक पर डेट लिखी हुई है 25 जून 2040, तो ऐसे चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? आगे की तारीख का चेक, जिसमें मैंने 1 करोड़ का चेक दिया है लेकिन डेट लिखी हुई है 25 जून 1940। ये पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे तैसे वो 25 जून 2040 आ भी गया, उस दिन मेरे खाते में पैसे नहीं थे तो और टेंशन हो गया, मैं गायब हो गया और जो है टेंशन हो गया। तो इसीलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू जी ने एक बात और कही। क्या बात कही भैया? नेहरू जी ने ये कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक तो है, मान लीजिए मैंने आप में से किसी बच्चे को चेक दे दिया और उस पर डेट लिखी हुई है आज ही की, कितना 12 जून मान लेते, 12 जून 2020 और 12 जून 2020 और चेक की अमाउंट 10 लाख रुपए, और ऐसा चेक मैंने आपको दे दिया। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन ये चेक कौन सी बैंक का है? वो है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक का चेक है। इस बैंक को बंद हुए बेटा 3 साल हो गए। इस बैंक को बंद हुए 3 साल हो गए और मैंने अब आपको इसका चेक दिया। ये चेक अब वैलिड नहीं है। तो गांधी जी ने तो ये कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन नेहरू जी ने ये कहा कि ये ऐसे बैंक का चेक है जो कि बंद होने वाला है या जो दिवालिया हो गया है, जिसके पास खुद पैसे नहीं हैं, या बंद होने वाले बैंक का चेक कहा। तो दोबारा से सुनिएगा, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने इसे बैंक बंद होने वाले बैंक का चेक या दिवालिया बैंक का चेक जो है वो कहा। मुस्लिम लीग ने भी इसका भयंकर तरीके से बहिष्कार किया। उसने भी इसको एकदम बाइकआउट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग, अलग पाकिस्तान पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। और जब इतना सब हो गया तो ये क्रिप्स भैया जो हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स चाचा जो हैं, वो क्या किए बेटा, 12 अप्रैल 1942 को अपना बैग बस्ता लेकर के और वापस लंदन चले गए। यानी पूर्णतः असफल होके ये 12 अप्रैल 1942 को भारत से चले गए। और इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार हम लोग इसकी रिपोर्ट पर फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। इन्होंने कहा युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, युद्ध के बाद हमें नहीं चाहिए, जो प्रक्रिया प्रारंभ करनी है अभी करो, पहली बात। दूसरी बात, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तीसरी बात, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, सभी सदस्य भारतीय होंगे, कुछ निर्वाचित कुछ मनोनीत।
हमें निर्वाचित वाले तो पसंद है, मनोनीत वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर देशी रियासतों को अधिकार होगा कि वो भारत में शामिल हों या ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही ऑप्शन है, शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये अखंड भारत है। बस इसके साथ ही मैं आज का अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच।